आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 सॉल्व करेंगे, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। चैप्टर 2 है आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री। मतलब कि वेक्टर ए बनाता है 20 डिग्री और वेक्टर बी बनाता है 110 डिग्री। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। वेक्टर ए बना रहा है क्या डिग्री? वेक्टर ए बना रहा है 20 डिग्री और वेक्टर बी बना रहा है 110 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट का मतलब दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हो गया रिजल्टेंट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। ये हो गया आपका वेक्टर है, ये हो गया आपका वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और ये जो है एक्स एक्सिस से 20 डिग्री पर है। एक वेक्टर बी जिसका कि मैग्नीट्यूड 4 है, वो एक्स एक्सिस से 110 डिग्री पर है। तो एक्स एक्सिस से 110 डिग्री क्या मतलब? यहां से 90 डिग्री। 90 या 20 110। तो कह रहा है कि दोनों वेक्टर को जोड़िए और इसका रिजल्टेंट का पता कीजिए कि क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसका डायरेक्शन होगा। तो चलिए भाई, हम लोग एक तरीका ही जानते हैं। जैसे कि मान लिया वेक्टर ए में जोड़ना है किसको? वेक्टर बी को। तो वेक्टर ए जहां पर समाप्त हुआ है वहीं से वेक्टर बी को शुरू कर दिया जाए। वेक्टर ए जहां से समाप्त हुआ है वहीं से वेक्टर बी को शुरू कर दिए और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ये जो वेक्टर आएगा हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। वेक्टर ए जहां समाप्त हुआ वहां से वेक्टर बी शुरू कर दिए, ये होगा हमारा रिजल्टेंट। और बहुत ही आसान है। ये 3 है, ये 4 है, बीच का कोण 90 डिग्री है, आंसर आएगा 5। 3 का स्क्वायर जो 4 के स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे 5 आ जाएगा। ये तो हो गया इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। अब बताना इसका डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन, जैसे कि इसका आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5 कॉमा, क्योंकि मैग्नीट्यूड और बताना होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा? डायरेक्शन का मतलब हुआ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताना होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताना होता है कितना डिग्री पर जा रहा है, वही डायरेक्शन हुआ। तो आपको एक बेसिक मैथ में भी बात पढ़ते थे कि ऐसा कुछ कि 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 के सामने वाला ही होगा 37 डिग्री, 4 के सामने वाला होगा 53 डिग्री, 5 के सामने वाला होगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके आप समझ सकते हैं कि 4 के सामने वाला क्या डिग्री होगा? 53 डिग्री। अब 53 डिग्री ई वाला और 20 डिग्री ई, तो 53 और 20 कितना हो गया? 73 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड 5 और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर जा रहा है? 73 डिग्री पर। ये हो गया इसका रिजल्टेंट का आंसर। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कि लेट ए एंड बी बी द 2 वेक्टर्स। दो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट।
दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड 10, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 10। इफ दे आर inclined to the x-axis at an angle 30 degree and 60 degree respectively, कह रहा है कि वेक्टर ए जो है 30 डिग्री पर है और वेक्टर बी जो है 60 डिग्री पर है। वेक्टर ए जो है 30 डिग्री पर है और वेक्टर बी जो है 60 डिग्री पर है। तो आप बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। चलिए देखते हैं रिजल्टेंट क्या होता है। मान लीजिए कि वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 10 और 30 डिग्री पर है, और ये वेक्टर बी इसका भी मैग्नीट्यूड 10 और ये 60 डिग्री पर है। तो आप वेक्टर को तोड़ लीजिए इसे कंपोनेंट्स में कि 10 cos 30 डिग्री आई कैप, 10 sin 30 डिग्री जे कैप, 10 cos 30 डिग्री आई कैप, 10 sin 30 डिग्री जे कैप। ये हम तोड़े वेक्टर ए को, और वेक्टर बी को जब तोड़ेंगे तो 10 cos 60 डिग्री आई कैप, 10 sin 60 डिग्री जे कैप। अब अगर आपको a प्लस बी चाहिए तो 10 cos 30 का मान √3/2, √3/2 तो 2 × 10, 5 √3। अब cos 60 का मान 1/2 तो 5, इतना आई कैप, प्लस 10 sin 30 का मान 5 और 10 sin 60 5 √3, ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो अब देख रहे हैं कि जितना आई कैप है उतना ही जे कैप है, जितना आई कैप है उतना ही क्या आया, जे कैप आया। जब जितना आई कैप है उतना जे कैप है, इसका मतलब कि आप इधर भी जाएंगे तो 5 + 5 √3 और इधर भी जाएंगे तो 5 + 5 √3। तो इस तरह से जो हमारा रिजल्टेंट आएगा ये वेक्टर आएगा। तो आंसर कितना होगा, इसका स्क्वायर और फिर इसके स्क्वायर का वर्गमूल। हमको पता है P पता है, मैंने लंब पता है, अब B पता है, आधार पता है, तो हाइपोटेनस नहीं निकलेगा कर्व। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का वर्गमूल, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का जब वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा √2 × 5 + 5 √3। बाकी तो कैलकुलेशन है, आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप आंसर तक आ जाएंगे। और ये बहुत आसान बात है ये पता करना कि कितना डिग्री है, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल हैं तो स्वाभाविक है 45 डिग्री होगा। जब दो साइड बराबर हो तो दो कोण ही बराबर होंगे, इसमें से एक तो 90 है, ये है तो बाकी दो को जोड़ के 90 आना चाहिए, और दोनों कोण बराबर होगा तो कितना कितना पड़ेगा 45 45। इस तरह से इसका जो आंसर लिखाना चाहिए, मैग्नीट्यूड के जगह पर इतना और डायरेक्शन के जगह पर 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब भी डायरेक्शन बताने का बात होता है ना तो हम लोग एंगल लिखते हैं, और भी एंगल कहाँ से लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिखा जाता है, इसी को हम डायरेक्शन बोलते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड तो है ही, और √2 का मान 1.414 और √3 का मान 1.732। अपना मान रख करके थोड़ा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक आसान सवाल है। ऐड वेक्टर्स, वेक्टर्स को जोड़ना है, ए बी एंड सी, 3 वेक्टर हमारे पास है ए बी और सी, इसको जोड़ना है। ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट, सबका मैग्नीट्यूड 100 है। एंड इंक्लाइन मतलब झुका हुआ है टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ। एक झुकाव 45 डिग्री, एक झुकाव है 135,
और एक झुका हुआ है 350। मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। वेक्टर बी जो है कितना पर है? 135 डिग्री। वेक्टर सी जो है कितना पर है? 315 डिग्री। और सबका मैग्नीट्यूड 100 100 100 100। करा तीनों को जोड़िए। ये बहुत ही आसान है। क्या इसमें जोड़ने वाली बात? इस तरह से करना थोड़ा लंबा चला जाएगा कि 100 cos 45, 100 sin 45, फिर इसको तोड़ो, 100 cos 45, 100 sin 45। 135 का मतलब हुआ कि 45 45 45 3 बार, फिर 4 बार 45, फिर उसमें 2 को 45, 4 2 6 और 1 7 बार 45 करेंगे तो 315 आएगा, और 3 बार 45 पर पहुंचेंगे तो 135 आ जाएगा। इस तरह से आप वेक्टर के कंपोनेंट्स को तोड़ सकते हैं, बिना तोड़े भी इसके आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहला बात ये समझें कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए दोनों वेक्टर दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपस में बैलेंस है। इसका रिजल्टेंट 0 है, ये दोनों का बी और सी का रिजल्टेंट 0 है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 100 है और डायरेक्शन देखिए जस्ट अपोजिट है। तो अगर कोई वेक्टर ए कैप और एक वेक्टर माइनस ए कैप, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। दो अपोजिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अपोजिट, कहने का मतलब हो जाता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना का रिजल्टेंट? 0 आएगा। तो 0 आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100 और यहाँ से एंगल आएगा 45 डिग्री। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 100 और एक्स एक्सिस से जो कोण बनेगा उसका 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बहुत ही आसान सवाल है। हम लोग थ्योरी पढ़ते पढ़ते ऐसा बहुत सारा सवाल बनाते हैं, फिर से एक बार बना लेते हैं। कह रहा वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j और b बराबर 3i प्लस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का मैग्नीट्यूड बताना है। इसमें कौन बड़ा बात है मैग्नीट्यूड बताना है? तो ए का क्या है? 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j। तो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड? i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और इसका वर्गमूल। 16 9 25 और 25 का आंसर 5 हो गया आंसर। अगला सवाल है आपका कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताएं। तो बी क्या है? 3i प्लस 4j। i का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर से 4 का स्क्वायर का वर्गमूल 9 और 16, फिर 16 और 9 25, आंसर बराबर 5। सी में क्या बोला जा रहा है? नहीं, सी नहीं, ए प्लस बी बोला जा रहा है। बोला जा रहा है आपको ए प्लस बी। क्या बोला जा रहा है? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी पहले कर लेते हैं। 4 3 7 आई या फिर 4 3 7 जे, तो आएगा आपका 7i 7j और इसी का आपको बताना है मैग्नीट्यूड। तो 49 और फिर उसे 49, मतलब कि 7 का स्क्वायर और फिर से 7 के स्क्वायर अक्का, तो 2 गो 49 हो गया और का रूट बराबर 7√2। 7√2। आप √2 का मान रख भी सकते हैं 1.414 कुछ ऐसा, और गुना करके देख सकते हैं कितना आंसर आता है इसका। और एक लास्ट है a माइनस बी, तो हम लोग कर लेते हैं लास्ट है a माइनस बी। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब a माइनस बी कैसे होगा? तो आपको थोड़ा दिखा देते हैं। a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे कितना आएगा? 1i आएगा। इसमें घटेगा तो कितना आएगा? 1i, इसमें घटेगा तो -1j। 1i माइनस 1j, 1i माइनस 1j, 1i माइनस 1j और का मैग्नीट्यूड। इस तरह से 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा सब।
मॉड ए मॉड बी, ए प्लस बी का मॉड और ए माइनस बी का मॉड। तो चलिए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ फिगर है, तो सबसे पहले हम आपको इसका जरा फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका फिगर है कुछ, तो फिगर जो है हम उसको यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा बताया गया है कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। वन 1.5 मीटर, ये आपका हो गया है 30 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन का पार्ट है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में कि जो फिगर है एक्सरसाइज का, जो फिगर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्या बताना है हमको? मैग्नीट्यूड। पहला बात तो बताना है मैग्नीट्यूड। दूसरा एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है, एंड द एंगल विथ द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ, किसका बताना जो समझे पहले आप, रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी ई। ओ ए बी सी डी ई को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई कंपोनेंट्स एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस। 3 सवाल मेरे पास है, लेकिन तीनों चीज किसका निकालना है? रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। ओ ए बी सी और डी को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट, और देखना है कि वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। ओ ए वेक्टर को लिखा जाएगा 2 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 30 डिग्री जे कैप। वेक्टर ए को 2 cos 30 डिग्री आई कैप 2 sin 30 डिग्री जे कैप। वेक्टर जो BC है, वेक्टर जो है BC, तो BC क्या लिखा जाएगा? 1.5 cos 60, 1.5 cos 60 माइनस आई, 1.5 cos 60 डिग्री माइनस आई प्लस 1.5 sin 60 डिग्री जे कैप। ये हम BC को तोड़ दिए। DE तो आपको क्या है, दिख ही रहा है DE के बारे में आपको कि DE जो है नीचे की ओर है। तो DE के बारे में आप कह सकते हैं कि 0 आई कैप, और सीधा सीधी इसका जो मैग्नीट्यूड बताया गया आपको, कितना बताया गया? 1 बताया गया है। इसका मैग्नीट्यूड 1 बताया गया है। तो जब 1 बताया गया है तो 1 माइनस जे। अब तीनों को जो जोड़ करके आएगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। अब आप समझिए 2 sin 30 का मतलब कितना होगा? 2 sin 30 का मतलब तो 1 ही होगा, तो 1 जे और 1 माइनस जे, ये तो कैंसिल आउट आप कर ही सकते हैं। तो ये हो गया 2 cos 30, 2 cos 30 का मतलब हो गया cos 30 √3/2, तो एक तरह से आएगा √3, तो ये आएगा √3। और आई कैप, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, √3 आई कैप और माइनस 1.5/2
cos 60 का मान 1/2 तो 1.5/2 ये भी आई कैप और प्लस 1.5 sin 60 √3/2 ये हो जाएगा आपका जे कैप। इस तरह से √3 का मान आ जाएगा 1.732 माइनस 1.5/2 का मान 0.75। इस तरह से ही जो आएगा आपका आई कैप प्लस 1.5/2 मतलब 0.75 इंटू √3 1.732 इतना जो आएगा आपका जे कैप। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1.732 ये हो गया आपका 1.732 में माइनस करना है 0.75 तो आएगा आपका 0.982 आई कैप प्लस अब इधर हो गया आपका 0.75 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 तो आएगा आपका 1.299। इस तरह से आपका x कंपोनेंट आएगा 0.9 x कंपोनेंट आ रहा आपका 0.98 और इधर 1.3। हाँ तो इसको 1.3 लिख सकते हैं हम लोग। इसको बहुत आसानी से इतना लिखा जा सकता है कि 0.98 आई कैप प्लस 1.3 जे कैप। पहला क्या क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था कि मैग्नीट्यूड बताइए। पहला क्वेश्चन क्या था हमें कि मैग्नीट्यूड बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए मैग्नीट्यूड बताइए। दूसरा एक्स और वाई कंपोनेंट और तीसरा एंगल। मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई कंपोनेंट और एंगल। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो चलिए मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर और का वर्गमूल। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो इसको हम थोड़ा करना अगर चाहें तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो हम कर भी सकते हैं। मतलब 0.98 मल्टीप्लाई 0.98 और फिर से 0.98 तो आएगा आपका 0.9604 प्लस 1.3 का स्क्वायर 1.69 और का इसका रूट ओवर। तो इस तरह से 0.9604 और प्लस 1.69 ये आपका आ रहा है 2.6504। तो इस तरह से 2.6504 का वर्गमूल कर लेंगे हम लोग। तो इसका आ रहा 1.6 के आसपास, नहीं जाएगा 1.6 के आसपास। 16 गुने 16 कितना हो जाता है? तो 56 के आसपास। तो लगभग आएगा आपका 1.6। और x और y कंपोनेंट बोल रहा है, तो x कंपोनेंट यही है, y कंपोनेंट यही है। दूसरा का तो आंसर क्लियर है आपको, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो x और y कंपोनेंट ही निकले हैं, तब जाकर रिजल्टेंट निकला है। और तीसरा कहता है कि एंगल। तो इस वेक्टर को थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए। आप इधर 0.98 गए हैं, इधर गए हैं 1.3, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यही है जिसका मैग्नीट्यूड 1.6 आया है। और देखना यह है कि x एक्सिस से कितना एंगल ही बनाता है। मान लें कि थीटा एंगल बनाता है तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1.3 बटा 0.98। तो 1.3 और 0.98 तो लगभग आ रहा है 1.32। तो tan थीटा का मान आ रहा है 1.32। थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1.32। tan इनवर्स 1.32 आंसर में भी यही बताया गया है। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.32। इस तरह से इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। पहला तो कि तीनों का जो रिजल्टेंट आया है उसका मैग्नीट्यूड बताइए, दूसरा कि उसका x और y कंपोनेंट बताइए, और तीसरा कि
एंगल बताइए क्यों है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और 4 यूनिट है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम? ये दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और 4 यूनिट है, इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए ताकि इसका रिजल्टेंट 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है। दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए ताकि रिजल्टेंट 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए। पहले मौखिक सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाई प्रोसेस जो तरीका है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मौखिक क्या सॉल्व कर सकते हैं? आपको पता है कि वेक्टर का 3 है और वेक्टर कितना 4, 3 और 4, ठीक है। आपको जब हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं तो ये बात पढ़ते हैं, 7 जैसे ही देखते हैं ना तुरंत दिमाग काम करता है कि 3 और 4 एक सीध में रहेंगे तभी इसके रिजल्टेंट का आंसर 7 आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, क्योंकि 3 और 4 दोनों एक सीध में है, तभी तो 7 आएगा। मौखिक ये सब जब आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा रियाज कर लेते हैं तो पता चल जाता है आपको। दूसरा कह रहा है कि 1, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि आप 4 जाएंगे, मान लिया इधर 4 गए और उधर से क्या कीजिए कि 3 लौटिए, 4 जाइए और 3 लौट जाइए, तब जा करके आपका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आएगा 1। इसका मतलब तब पॉसिबल है जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 4 का डायरेक्शन तो इधर लिए आप और 3 का डायरेक्शन तो इधर लिए, तो ऐसा है तो कितना होगा 180 डिग्री, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कितना होगा 0 डिग्री। और 5 का जहां तक बात है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर मतलब सी, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। 3 और 4 का जब आंसर 5 लाना हो, ये सब तो एकदम याद रहता हम लोग को कि 3 और 4, तो 5 कैसे आएगा जब इसके बीच का कोण कई डिग्री होगा 90 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 3 आसान है, थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री है, तब आप आसानी से कर पा रहे हैं। अगर थोड़ा अलग अलग एंगल का होता, थोड़ा दिक्कत होता, ये तीनों आसान से निकल जाते हैं। इसे हम बाई प्रोसेस भी सॉल्व करते हैं। जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप पढ़ते हैं कि दो वेक्टर होते हैं P और Q, इनके बीच का एंगल थीटा होता है। जब इनको जोड़ते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है R, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का रूट ओवर। ये मेरा फॉर्मूला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब आप क्या करें कि R का वैल्यू एक बार आप रखिए 1, तब सोल्व कीजिए तो थीटा का मान आ जाएगा। P और Q कितना रखिएगा? P का मान 3 रख लीजिए, Q का मान 4 रख लीजिए। एक वेक्टर को P मान लीजिए, एक वेक्टर को Q मान लीजिए। अब R का मान रखिए पहले 1, फिर रखिएगा 5, फिर रखिएगा 7। इस तरह से आपको जब 3 बार सॉल्व करेंगे चीजों को तो तीनों का अलग अलग आंसर आएगा। अभी हम 1 रखने जा रहे हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos थीटा का रूट ओवर। अब रूट इधर का तो स्क्वायर होगा तो 1 ही रह जाएगा, ये 9 और 16 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 cos थीटा। इस तरह से आप देखिएगा कि 24 cos थीटा बराबर आ जाएगा -24, मतलब कि cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो cos 0 का मान होता है +1 और cos 180 का मान होता है -1। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट को सॉल्व करना चाहते हैं 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे।
अब जहाँ यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आएगा, और 25 में 25 जब घटेगा तो फिर 0 आएगा, तो 24 cos थीटा बराबर 0 आएगा, तो फिर थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा का मान 0 कब आता है, 90 डिग्री पर, तभी सोल्व हो जाएगा आपका। तीसरा में जब वैल्यू यहाँ 7 रखेंगे तो फिर 7 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, 49 में जब 25 घटेगा तो फिर कितना बचेगा 24, यहाँ बच जाएगा 24 cos थीटा बराबर +24, तो यहाँ पर आएगा +1 और +1 आएगा तो क्या डिग्री आएगा 0 डिग्री। इस तरह से दोनों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। आशा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर